Give me one strategy, brand name अगर किसी को बनाना हो. One of the easiest strategy है figure out common usage words and combine them to come up with a brand name. मैं आपको examples देता हूँ. Make my trip, book my show, policy bazaar. So ये commonly used words हैं. जब मैं इनको मिला देता हूँ तो एक meaning बन जाता है. आज हमारे गेस्ट हैं हर्ष पमनानी, बेस्ट सेलिंग ऑथर और ब्रांड स्टोरी टेलर, जिन्होंने इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड्स को स्ट्रैटेजी के लेंस से क्लोजली स्टडी किया. कौन सी सबसे आइकॉनिक ब्रांड लगती है आपको? पार्ले मुझे बहुत पसंद है. क्या इन लोगों के इंसाइट है जो बहुत कम लोगों के पास है? एक तो इन्होंने अफोर्डेबल ब्रांड्स बनाए हैं. अगर आप इनकी कैंडीज देखो, मेलोडी, पॉपिंस, किस्मी टॉफी बार, अफोर्डेबल थी. दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ले का प्रोडक्ट आप टियर 3 में भी मिलेगा, अर्बन एरियाज में भी मिलेगा. एंड द एडवर्टाइजमेंट्स, मैंगो फ्रूटी, फ्रेश एंड जूसी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ. तो ये जो इतने पावरफुल थे, याद हो जाता है. जब भी हम ऐसी बात करते हैं ना, मेरे दिमाग में एक इंसान का नाम आता है, दर्शन भाई पटेल. ही इज अ जीनियस. फॉग, मूव, इचगार्ड उनका है. कैसे करते हैं वो? अगर मैं फॉग की बात करूं, फॉग से पहले एक्स वाज द मार्केट लीडर, बट इन्होंने स्टडी किया कि यंगस्टर्स बहुत लगाते हैं डीओ, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि बॉटल जल्दी खत्म हो जाता है. तो इन्होंने कितना चलता है तो उस पर फोकस किया एंड इट बिकेम अ मार्केट लीडर. क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है. फॉग चल रहा है. पॉइंट्स क्या ध्यान रखने चाहिए कोई भी इंसान जिसको ब्रांड बनानी है? तो सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ मार्केट में, उसका कंज्यूमर कौन है. फिर मैं देखूंगा कितने प्लेयर्स हैं. अगर मैं टॉप 3 में नहीं हूँ देन मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज मैं कंज्यूमर की लाइफ में कभी एंटर नहीं कर पाऊंगा. देन आपको फोकस करना पड़ेगा पैकेजिंग, कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे. एंड एक चीज आपको और प्रिपेयर करनी पड़ेगी, आपका वाई स्टेटमेंट, कि मैं एक ऐसे पर्पस के लिए कनेक्ट हो रहा हूँ विच इज बियॉन्ड मेकिंग मनी, विच इज सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम. कंज्यूमर इमोशनली मेरे से कनेक्ट होगा. जोमेटो वर्सेस स्विगी, ओला वर्सेस उबर, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें. एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. सी यू रिटन बुक्स एंड इंटरेस्टिंगली 2 बुक्स पे बात करते हैं. वन इज ब्रांडिंग के ऊपर, विच इज़ योर स्टॉप बीइंग अनफॉरगेटेबल, go from unknown to unforgettable, right? And then the other was creators. I read 4 books. I'll talk about 2 specific ones, right? And the other was creators, right? कि creators के ऊपर. तो किससे पहले बात करना चाहोगे? I think creators पे, branding में, marketing में. So writing a creator book also, I think we can talk about the creator book first, because that became the foundation for writing the From Unknown to Unforgettable. अच्छा, ठीक है. तो creators क्या, कैसे बनना है? आज अगर कोई ये देख रहा है तो उसको creator कैसे बनना चाहिए? वो कैसे अपने आप को, आप बोल रहे हो आपके अकॉर्डिंग it's a crowded market, right? I don't think it's a crowded market, but from an outsider's view, क्योंकि मैं biased हूँ तो obviously it'll be a different view for me. तो आपके outsider view से इस क्राउडेड मार्केट में कैसे कोई स्टैंड आउट कर सकता है? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? सो राज, देयर आर 2 ways to look at the market. Your lens is also right, it's not a crowded market. The generic sense is also right कि it's a crowded market, because कुछ साल पहले कलारी कैपिटल की एक रिपोर्ट आई थी. There are 8 crore creators in India, out of which less than 2 lakh make some money, good money. The rest all are not getting much traction. Because आप किसी भी मार्केट में हो, अगर आप डिफ्रेंसिएशन क्रिएट नहीं कर रहे हो, अगर आप एक यूनिक कैटेगरी पे अपनी एक पोजीशनिंग नहीं बना रहे हो, यू विल गेट लॉस्ट इन द क्राउड. इफ यू आर फॉलोइंग अदर्स फॉर द इंस्पिरेशन, nice, but if you're following others to see that what kind of content they are creating and you're not bringing the differentiation, you will get lost in the crowd. So if anybody has to become a creator even today, they have to find out the niche where they are passionate about. They can go deeper and deeper to learn. Doesn't matter whether people are listening to them today, because nobody can become Rashomani on the day one. Right? Today, people may say that ki Rashomani has reached somewhere, they can see you as a butterfly, but they have not seen your caterpillar stage. When you had your own struggles and you created your unique path. क्योंकि सबको butterfly ही दिखता है. I think people have to realize that they have to go through that caterpillar stage where there is a learning, there is a struggle, there is a process of figuring out which particular niche will be interesting for them, where they can put in more and more effort. And कैसे कोई कर सकता है, कैसे ढूंढे, कैसे अपनी नीश बना सकता है, कैसे एक स्पेसिफिक पार्ट ढूंढ सकता है, कैसे अपने आप को स्टैंड आउट कर सकता है इन क्रिएटर्स? So first and foremost,
आपका पैशन उस एरिया में होना चाहिए. वन ऑफ द क्रिएटर्स आई एडमायर इज भुवन बाम. When Bhuvan came into the content creation game, comedy was already a crowded market. जसपाल भट्ट, मतलब कॉमेडी इंडिया में हमेशा क्राउडेड मार्केट रहा ही है. जसपाल भट्टी के टाइम से, गोविंदा के टाइम से, देयर इज लॉट ऑफ कॉमेडी कंटेंट अवेलेबल. ठीक है, कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर्स भी थे, लेकिन उसने डिफरेंशिएशन कैसे किया? अपने खुद के कैरेक्टर्स बनाए, 19 कैरेक्टर्स बनाए, एंड with a single camera, single mobile phone, he started creating the content. He started observing what kind of jokes will work with people, because he used to observe people in Delhi metro. And उन 19 characters के साथ conversation करके उसने एक unique identity बनाई, which created a different market for him. There were people who were creating skits. There were people who were creating jokes. But this was stand-up comedy is already a crowded market. Skits is a crowded market. But Bhuvan ने अपने कैरेक्टर्स बना के मार्केट अलग किया. सो यू हैव टू थिंक इन व्हाट एरिया आई कैन डिफरेंशिएट. कैन आई क्रिएट माय ओन कैरेक्टर्स? कैन आई ब्रिंग इन सम एनिमेशन? कैन आई ब्रिंग इन सम प्रोसेस दीस? कैसे सोचते हैं ये? सबको पता है कि थोड़ा डिफरेंट चलोगे, कैटेगरी नहीं क्रिएट करोगे तो तुम जल्दी सक्सेसफुल होगे, राइट? टेक्नोलॉजिकली भी, कैरेक्टर वाइज भी, 50 तरीके के अलग तरीके. तुम किसी भी चीज़ में अगर एक अलग चीज़ लेके आओगे, यू विल बी, योर चांसेस ऑफ सक्सेस और फेलियर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, राइट? सो देयर इज अ शॉट. कैसे कोई ऐसी थिंकिंग बना सकता है? क्योंकि चारों ओर देख तो आप सेम चीज़ें रहे हो, रोल मॉडल सेम है, टेक्निकली मतलब मुझे कॉमेडी करनी है तो कॉमेडी करनी है. ओके, नाउ हाउ कैन आई प्रिपेयर, या क्या प्रोसेस है मैं खुद का माइंडसेट ऐसा बना सकता हूँ कि मैं अलग सोचने लग जाऊँ? क्योंकि अंदर से सब बोलते हैं अंदर से आना, देन इट्स लाइक लिटिल फ्रिवलेस. नहीं, अंदर से दोनों चीजें आती हैं. सेल्फ डाउट भी आता है, हाँ. अंदर से ये भी आता है कि मुझे स्टार्टिंग में जब प्रूफ नहीं होता तब ज्यादा सेल्फ डाउट आता है. जब सेल्फ डाउट आता है, सेल्फ डाउट आना अच्छी बात भी है, बिकॉज वो आपको मोटिवेट करता है कि मुझे और सीखना है, मुझे और करना है, मुझे और ट्राई करना है. आई थिंक एवरीबडी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. वो तो करना पड़ेगा. जीरो, पहला यूट्यूब वीडियो डालते तो 0 फॉलोअर से ही जर्नी चालू होती है. द पॉइंट इज दैट आई हैव टू सी दैट, let's say I am interested in comedy, you are interested in business, somebody is interested in food. Kavita's kitchen, Kavita ma'am has been very much interested in food recipe. That was her passion, she kept on creating. तो आदमी को अपना पैशन तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा. आज मैं मार्केटिंग के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं फाइनेंस के बारे में बात नहीं कर सकता. दैट्स नॉट माई एरिया ऑफ पैशन, राइट? वो एरिया मुझे मालूम करना ही पड़ेगा. किसी का मैथमेटिक्स भी होता है, किसी का फिजिक्स भी होता है. देन आई हैव टू फिगर आउट what kind of content is already available. What are the, let's say, problem in that state? Is it like too boring, too vague, not coming out with the right kind of story that is making the audience engaged, or somebody's doing extraordinary thing and I can bring out that in my conversation style and can create something which is little different so that people love to watch it and it is relevant and useful for them. And उसके लिए definitely मुझे practice करना पड़ेगा. राज, किसी को भी ना अगर पब्लिक स्पीकर बनना है, यू हैव योर ट्रेमेंडस जर्नी ऑफ बिकमिंग अ पब्लिक स्पीकर, उसको मिरर के सामने 10 बार बोलना पड़ता है. 10 बार स्टेज पे जाएगा, नहीं बोल पाएगा, उसके बाद वो बोलना चालू करेगा और कभी जाके वो कंटेंट हिट होगा जब वो बोलेगा. सेम चीज़ यूट्यूब में भी आएगी. One has to practice, one has to see which kind of video is working, and slowly evolution will happen. That has happened with everybody, including you, including any successful creators at least I know about. The thing is that one has to be determined कि मैं give up नहीं करूँगा. I have chosen this field. Let me give my best and the stars will get aligned. And दूसरा एक important चीज़ which I would like to, also the creators who have remained relevant have taken care of their health. बिकॉज सोशल मीडिया का गेम जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है एंड इमोशंस बहुत चेंज होते हैं. वन ऑफ माई वीडियोज़ गॉट 1 मिलियन व्यूज़, अभी नहीं आ रहे हैं. क्या हो रहा है? मेरा कंटेंट चल नहीं रहा है, किसी और का बहुत चल रहा है. ऑल्दो वी आर मेकिंग सिमिलर, दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन, बिकॉज नंबर्स आर पब्लिक, राइट? दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन हैपन विथ योर सेल्फ एज अ क्रिएटर विथ अदर्स ऑल्सो. सो इट टेक्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माइंड, राइट? एंड इफ द हेल्थ goes in the negative direction, then the person will not be able to create the great content because mind काम नहीं कर रहा, body में आप सो नहीं रहे हो, टेंशन ले रहे हो, तो कंटेंट नहीं आएगा. क्रिएटिविटी इम्पैक्ट होगी, कंटेंट अच्छा नहीं आएगा, तो ऑडियंस विल मूव ऑन. सो दैट हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. आई डोंट थिंक सोशल मीडिया इज competitive. आई डोंट नो व्हाई, एंड आई डोंट इवन थिंक कि एटलीस्ट मुझे पर्सनली तो नहीं इफेक्ट करता ये 1 मिलियन 100 व्यूज़ और 1000 व्यूज़. आई एम वेरी ओके विथ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई साइड ऑफ स्टोरी.
मुझे I'm very okay with having 100 million views and 100 views. Same day, next day, same week, I genuinely don't care. I look at it from a very 10-year, 20-year, 30-year game. तो मुझे ये 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का फ़र्क ही नहीं पड़ता. And I think that's most of the creators should follow that. कि in a 10-year window क्या उन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं किया, in a 20-year window क्या उन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं किया. अगर वो 10-day window में काम करेंगे तो lot of times, I'm not talking about whether they'll be successful or no, but lot of time mentally बहुत ज़्यादा वो ups and downs के through जाएंगे, which will be harmful for them. और एक purpose भी matter करता है. If some creator is creating a body of work with some purpose, that this is the knowledge repository that will remain there forever. People in small towns, people in big towns can consume it, can become somebody by listening to these conversations, those conversations. तो उस केस में a body of work is getting created, that will be there, that will be always be useful. The purpose is different. If somebody's purpose की नहीं, मेरे को बढ़ाते जाना है, the number game. So it also depends on what your mind is thinking. Okay, let's move to brands. Let's figure out brands. आपकी वो expertise है, आपका domain है, right? And कौन सी सबसे iconic brand लगती है आपको इंडिया में? ऐसा तो I love many made in India brands, but अगर आप एक ब्रांड के बारे में बोलोगे तो अमूल के बारे में I would say. क्यों अमूल आइकॉनिक लगता है? क्या उनमें खासियत है जिसकी वजह से अमूल has become अमूल? सबसे है तो दूध ही at the end of the day. है तो दूध है, पर दूध की सप्लाई चेन क्रिएट करना मजाक नहीं है ना. They created sorry आप. हाँ, no go ahead. The point is that Danone भी इंडिया में आया था, right? उसने भी उसी सेक्टर में ट्राई किया, couldn't succeed, left India, right? अमूल ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया in terms of creating the proper supply chain, not only through the process but also through inspiration and by solving the problem. India के milk farmers were upset with the middleman, and then coming up with this iconic Amul girl, I mean, which has become the part of the Guinness Book of World Records. I mean, 1966 say, if I'm correct, say this girl is there, and she is constantly communicating about different things happening in India with her, I mean, attractive jokes. क्यों mascot work करा? Ambassador भी तो ले सकते थे वो. राज, एम्बेसडर की ना शेल्फ लाइफ होती है. मैस्कॉट की जो एम्बेसडर है किसी कंट्रोवर्सी में फंस सकता है, राइट? वो किसी कॉम्पिटिटिव ब्रांड की भी आगे पीछे जाके मार्केटिंग कर सकता है, एंड मैं उस पर डिपेंडेंट हो रहा हूँ. अगर मैं अपना एक मैस्कॉट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं उसको एक स्टोरी दे रहा हूँ, एंड वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेगा, हमेशा यंग रहेगा, राइट? एम्बेसडर की एज चेंज होती जाएगी, ब्रांड एम्बेसडर की. अमूल गर्ल 50 साल, मतलब मेरे पैदा होने से पहले वो आई थी, आज भी उतनी छोटी सी है, राइट? किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी है, एंड शी स्टिल create those memories of nostalgia when our parents look at her. She has become the face of the brand. So I think that has worked really very well for Amul. Another interesting thing that has worked for Amul is that umbrella brand. द अमूल का जो ब्रांड इमेज मेरे मन में मिल्क के लिए आता है, जो ट्रस्ट फैक्टर आता है, जो बटर से आता है, वो बाकी कैटेगरीज में भी रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ ब्रांड नेम ऑफ अमूल. दे डिडंट क्रिएट मल्टीपल ब्रांड्स. अमूल का अम्ब्रेला ब्रांड बना के उसकी जो ब्रांड इक्विटी थी उसको यूज़ करके उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में गए रिलेटेड टू फूड प्रोडक्ट्स, एंड दे क्रिएटेड सच एन आइकॉनिक ब्रांड. व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया में जो ब्रांड्स हैं जैसे अमूल, पतंजलि, ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स, ये लोग सब एक अम्ब्रेला ब्रांड यूज़ करते हैं और उसके अंदर बनाते हैं, वेयर एज MNCs यूजुअली अपनी एक कोर कंपनी बनाती है लेकिन हर ब्रांड अलग बनाती है. लेट्स से यूनिलीवर वो सर्फ एक्सेल बनाएंगे, क्लिनिक ऑल क्लियर बनाएंगे, फेयर एंड लवली बनाएंगे, ग्लो एंड लवली, मल्टीपल पॉन्ड्स, राइट? सेम कैटेगरी में भी अगर ऑपरेट करते हैं, शैम्पू की कैटेगरी में भी ऑपरेट करेंगे, 4 अलग अलग नाम से प्रोडक्ट बनाए. देयर ट्रेसेमे, देयर सनसिल्क, देयर क्लिनिक ऑल क्लियर, सब अलग है. अमूल ऐसा नहीं करता, पतंजलि ऐसा नहीं करता, राइट? बहुत सारे लोग, टाटा ऐसा नहीं करता. सब लोग अपना एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाते हैं इंडिया में, मोस्टली लार्ज हाउसेस, एंड वो सबके लाइक इनफैक्ट आई वाज लुकिंग एट इट, इमामी ने अलग अलग ब्रांड्स बनाया, राइट? फिर भी वो इमामी सबके ऊपर बड़ा सा लिखते ही लिखते हैं, यूनिलीवर नहीं लिखता, राइट? क्यों ऐसा होता है कि PNG यूनिलीवर अलग सोचते हैं
और इंडियन ब्रांड्स अलग सोचती है। तो किसी ब्रांड के पास किसी ने डेकेड स्पेंड किए हैं अपने अम्ब्रेला ब्रांड की इक्विटी बनाने में, आज वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। व्हाट्स बेटर नाउ टुडे? So it again depends on how you want to stand out and how you have created a brand. Definitely एक नया ब्रांड बनाने में एफर्ट बहुत लगता है, because you have to give a new life and new story to that particular brand. अगर आप एक सब ब्रांड बना रहे हो, जो आप कहते हो ना ऊपर बड़ा नाम लिखा हुआ है, नीचे दूसरा नाम लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सब ब्रांड. इन माई व्यू सब ब्रांड स्ट्रेटेजी वर्क्स बेस्ट. वाई? बिकॉज यू स्टिल आर ओनिंग द ब्रांड इक्विटी ऑफ द ओरिजिनल ब्रांड, बट बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ सब ब्रांड, यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ, राइट? सो एग्जाम्पल, पेपर बोट स्विंग एंड पेपर बोट जीरो. पेपर बोट उसके पैकेट पे इतना छोटा लिखा रहता है, स्विंग बड़ा लिखा रहता है. पेपर बोट उसके बॉटल पे इतना छोटा लिखा रहता है, जीरो बड़ा लिखा रहता है. तो दे हैव क्रिएटेड सब ब्रांड्स बिकॉज दे नो दैट देयर इज सम ब्रांड इक्विटी ऑफ पेपर बोट ऑलरेडी इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द कंज्यूमर. व्हेन दे विल सी कि पेपर बोट लिखा हुआ है, वो लेंगे. वो सब ब्रांड बनाया उन्होंने, पेपर बोट को अलग नहीं किया, राइट? So this is called sub brand. If they would have created a totally new name, which is let's say very different category altogether, उनको बनाना पड़ता, क्योंकि people know paper boat for traditional food and beverages, right? अगर वो किसी भी और फील्ड में जाते, उनको कहीं ना कहीं दूसरा नाम लाना पड़ता. हल्दीराम का नाम फेमस है फूड में टोटली, ठीक है? आज हल्दीराम चाहता है कि वो घड़ियों में आ जाए. Do you think that same name will work? That category is very... I don't know. Haldiram can do anything. Sorry. Logically it won't, like मेरा logic बोलता है नहीं काम करेगा, but हल्दीराम है भाई, मैं कुछ इसके लिए नहीं बोल सकता. And राज, होता क्या है ना, what strategy will work for a particular type of market segment, particular kind of category, वो थोड़ा टेस्टिंग से भी मालूम पड़ता है. You may realize कि I have to come up with a different brand name because ये कैटेगरी मेरे को मेरी ओरिजिनल कैटेगरी को डाइल्यूट कर देगी. मैं टुडे आई एम नोन फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स. इफ आई गेट इनटू लेट्स से जीन्स और वॉचेस एंड ऑल, दिस नेम विल नॉट वर्क बिकॉज जब ये लोग इस नाम के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में फूड आता है. तो आज मैं फूड से रिलेटेड कुछ भी क्रिएट करूंगा तो मेरा अम्ब्रेला ब्रांड काम करेगा. लेकिन जब वो वॉचेस के बारे में सोचते हैं, उनके दिमाग में नहीं आता. हियर आई हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट आइडेंटिटी बिकॉज कैटेगरी इज वेरी डिफरेंट. मे बी आई कैन राइट इट एट द बॉटम दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम हाउस ऑफ सो एंड सो ब्रांड, सो दैट ट्रस्ट फैक्टर कम्स कि यार ये बिल्कुल नया प्लेयर नहीं है मार्केट में, ये उस कंपनी से आता है, बट इसका ओरिजिनल नाम जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. सो ऑल दीज थिंग्स वर्क बिकॉज दे आर मल्टीपल डायनामिक्स. एंड आई एम शेयरिंग इट बिकॉज हर एक कैटेगरी बहुत डिफरेंट होती है, हर एक कंज्यूमर सेगमेंट बहुत डिफरेंट होता है. जिस तरीके से फूड का ब्रांड बनता है उस तरीके से ज्वेलरी का ब्रांड नहीं बनता. ज्वेलरी नीड्स ट्रस्ट फैक्टर, फूड हैज़ अ पेरिशेबिलिटी फैक्टर, राइट? और वहाँ पे दूसरे तरीके का ट्रस्ट लगता है. जिस तरीके का से ब्रांड टियर 1 सिटी में बनता है, टियर 2 सिटी में नहीं बनता है. जिस तरीके से ब्रांड लग्जरी कस्टमर्स के लिए बनता है, ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए, और जिस तरीके से ब्रांड प्राइस कॉन्शियस और वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए बनता है, अलग तरीके से बनता है. तो ये सब परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को साथ में लाके वी हैव टू फिगर आउट कि मेरे लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर वर्क करेगी और मैं कौन सी स्टेज पे हूँ. ओके, आप अमूल की बात कर रहे थे. कौन सी ऐसी ब्रांड है जो आज मॉडर्न डे में अमूल को बीट कर रहा है, या अमूल की कैटेगरी में किसी ने नया बना दिया? क्योंकि अमूल किसी को आने नहीं देता. तो मेरे दिमाग में जो न्यू एज ब्रांड आता है इन वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स इज एपिगामिया. ओके, क्या किया एपिगामिया ने जो आपको लगता है कि अमूल के मार्केट में एंटर करके उन्होंने अपनी स्पेस बना ली? उन्होंने अमूल के मार्केट में एंटर नहीं किया, उन्होंने एक नई कैटेगरी स्पेस में एंटर किया, डेयरी में एंटर किया, बट हेड ऑन कॉम्पीट नहीं किया. दे एंटर्ड इनटू, वो एंटर हुए ग्रीक योगर्ट में. 2015 से पहले इंडिया में ग्रीक योगर्ट की कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी. एपिगामिया को क्रेडिट जाता है ग्रीक योगर्ट की कैटेगरी बनाने के लिए, राइट? तो उन्होंने, उनकी इंसाइट क्या थी कि इंडिया में लोगों को दही पसंद है, बचपन से लोग दही खा रहे हैं. ग्रीक योगर्ट दही का प्रोसेस्ड फॉर्म है विथ मोर प्रोटीन, डिफरेंट टेक्सचर. तो एंड द फाउंडर हैड एक्सपीरियंस्ड ग्रीक योगर्ट. अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक्सपीरियंस किया था कि लगा कि इंडिया में हेल्थ ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं, पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्थ फोकस्ड, तो हाई प्रोटीन प्रोडक्ट उनको चाहिए. दिस प्रोडक्ट कैन वर्क इन इंडिया में. तो उन्होंने ग्रीक योगर्ट लॉन्च किया. इसकी अंदर एक ब्यूटीफुल बात क्या थी कि ये प्रोडक्ट हर किसी के लिए लॉन्च नहीं किया, बिकॉज
इसकी प्राइस प्रीमियम थी। तो उन्होंने ये बोला ही नहीं कि हमको मासेस को भी, जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि इंडिया हैज बिलियन प्लस पॉपुलेशन, हमको 0.5% पॉपुलेशन के लिए फोकस करना है जो प्रीमियम प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं एंड मेट्रोस में रहते हैं, बिकॉज देयर पीपल आर मोर ओपन माइंडेड टू ट्राई आउट न्यू प्रोडक्ट। एंड उन्होंने बोला कि अगर इसको डेयरी प्रोडक्ट की तरह पोजीशन करेंगे तो मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, क्योंकि हेल्दी मार्केट, एवरी प्रोडक्ट का हेल्थ बेनिफिट दिखाया जाता है, वहाँ पे हम इसको बोलेंगे ज़्यादा प्रोटीन है, ये है, वो है, तो हम पुराने प्रोडक्ट से कॉम्पीट कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इसको हम स्नैक की तरह पोजीशन करते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर मैं स्नैक बोलूँ तो मोस्टली अनहेल्दी, फ्राइड, मोर शुगर वाला इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। स्पेशली जब आप ऑफिस में देखते हो यही तरीके के फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब उन्होंने बोला कि हेल्दी टेस्टी स्नैक आदमी कब खाना चाहेगा। अब इंसान को ना दिन में 8-10 बार भूख लगती है। जब बड़ी भूख लगती है तब वो लंच करता है, डिनर करता है, कभी कभी हैवी ब्रेकफास्ट भी करता है। जब छोटी भूख लगती है तब ब्रंच कर लेता है, डेजर्ट ले लेता है, कभी बीच में चॉकलेट चिप्स खा लेता है। इसमें से जो स्मॉल हंगर्स हैं, छोटी भूख, उसको अवॉइड कर सकता है। आप ब्रंच को अवॉइड कर सकते हो, डेजर्ट को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन 4 to 6 PM की जो स्मॉल हंगर होती है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि दैट्स वाई अगर आप देखो कि ऑफिसेस में 4 to 6 PM स्नैक्स मिलता है, कॉलेजेस में कैंटीन में 4 to 6 PM मिलता है, बिकॉज आपने लंच किया था 1 बजे, डिनर आप करोगे 7-8 बजे, बीच में आपको भूख लगती है। उस स्मॉल हंगर को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो एपिगामिया ने सबसे पहले उस स्मॉल हंगर वाले मार्केट को टारगेट किया। ऑफिसेस में जहाँ पे लोगों को फ्राइड प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, उन्होंने ग्रीक योगर्ट ऑफर किया कि यू वांट टू रिमेन मोर एनर्जेटिक एंड यू वांट टू फील फुलर एंड आपको प्रोटीन चाहिए, ये आप ट्राई करो। सो दैट मार्केट सेगमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, बिकॉज मैंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन किया कि मेरे को पूरे इंडिया को कैटर नहीं करना है, मेरे को 0.5% पॉपुलेशन को कैटर करना है। उसमें मेरे को हेल्थ कॉन्शियस लोगों को फोकस करना है, जिनको हेल्दी एंड टेस्टी प्रोडक्ट चाहिए, पर हेल्दी फर्स्ट होना चाहिए, राइट। और देन आई हैव टू लुक फॉर कि कब मैं ये प्रोडक्ट लूँ, जब लोगों को छोटी भूख लगती है, क्योंकि तभी मेरा वो हीरो प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो साइड हीरो बनेगा। पराठे के साथ अगर खाएंगे तो वो साइड हीरो हो जाएगा, यहाँ पे इसको हीरो बना सकते हैं। और ओकेजन कब आता है, वो 4 to 6 PM में आता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको टारगेट करते हैं जब लोग ट्राई करेंगे। सो दे डिड दैट, लोगों ने पसंद किया उस प्रोडक्ट को। तो जब यहाँ से मार्केट बढ़ने लगा, जिस कंज्यूमर ने ट्राई किया 4 to 6 PM में या मैराथन में एंड ऑल, उसको लगा कि ये प्रोडक्ट आइसक्रीम का सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, तो क्यों ना मैं आज अपने बच्चे को आइसक्रीम की जगह ये खिला के देखूं। बच्चे ने बोला हाँ अच्छा है, तो वो एक नया मार्केट सेगमेंट क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने मार्केट क्रिएट किया। फिर उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि कप में जब हम ग्रीक योगर्ट देते हैं, साथ में स्पून होना जरूरी है। कोई जिम से बाहर निकला, अगर स्पून नहीं है तो वो कंज्यूम करना भी चाहता है तो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। सो देन उन्होंने स्मूथीज निकाली कि ड्रिंकेबल निकालते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके कि हाँ स्पून नहीं है लेकिन आप ड्रिंक कर सकते हो। तो उस तरीके से वो स्मूथीज के मार्केट में एंटर हुए। एक बात और मुझे लगी कि इसकी शेल्फ लाइफ 15 दिन, अभी शायद थोड़ी बढ़ गई हो, बट जिस टाइम पे जब इन्होंने लॉन्च किया था 14-15 डेज था। सो उन्होंने इंश्योर किया कि प्रॉपर हर एक जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से प्रोडक्ट निकला और रिटेल स्टोर पे गया, उन्होंने इंश्योर किया कि उनका बंदा जाता है, साथ में जब प्रोडक्ट उतरते हैं राइट टाइम पे दे शुड गेट इनटू द राइट शेल्फ स्पेस, बिकॉज अगर कंज्यूमर राइट टाइम पे नोटिस नहीं करेगा तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो वो एक उन्होंने सप्लाई चेन पूरी क्रिएट करी, जहाँ पे एंड इसमें पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या लगी मुझे, उनका मिनिमम वेरिएंट 40 रुपए का आता है एंड 120 रुपीज़ तक ग्रीक योगर्ट जाएंगे, डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। अब मुझे लगेगा कि 0.5% मार्केट को मैं केटर कर रहा हूँ, 70-75 लाख का पॉपुलेशन होगा, 40 रुपीज़ का प्रोडक्ट, क्या मैं बड़ा बिजनेस बना पाऊंगा इसमें? अगर मैं इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता हूँ, 70 लाख लोग 40 रुपीज़ का खा रहे हैं, 365 डेज खा रहे हैं, अराउंड 25 to 30 CR के बीच में मेरा रेवेन्यू बनेगा। अब आप सोचो, छोटी भूख रोज लगती है, आदमी रोज चाय पीता है, रोज बॉटल वाटर पीता है, वो ग्रीक योगर्ट भी रोज खा सकता है, राइट? तो अगर मैं ये रोज खा रहा हूँ 4 to 6 PM के बीच में 365 डेज से मल्टीप्लाई करके, द नंबर कम्स आउट इन द रेंज ऑफ 9,500 to 10,000 करोड़। सो इफ इट बिकम्स अ हैबिट प्रोडक्ट,
मुझे रोज इसको खाने की आदत पड़ जाए, जिस तरीके से मेरे Then को it's a दूध big दही की। market. लोगों ने ग्रीक योगर्ट को जब, अब इंडिया में कहता है हर कोई ग्रीक योगर्ट कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन एपिगामिया की इमेज बन गई कि ये ग्रीक योगर्ट में अच्छे हैं, इनका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छे है, जो लोग खा रहे हैं वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं ग्रीक योगर्ट कंज्यूम नहीं करता तो मैं एपिगामिया ट्राई नहीं करूंगा। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मिल्क शेक एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे बैरियर टू एंट्री कम है, लोग ट्राई करना चाहते हैं, कंपटीशन भी ह्यूज है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लोग ट्राई करते हैं। तो कैसे हम अपना प्रोडक्ट थिकर बनाएं, बेटर बनाएं, सो दैट लोगों को अच्छा लगे, एंड मिल्क शेक में एंटर करते हैं, क्योंकि एपिगामिया का जो ग्रीक योगर्ट के कारण जो इमेजरी बनी है कि अच्छा बनाते हैं, उसके बेसिस पे मिल्क शेक जो लोग प्रोडक्ट रेगुलरली लेते हैं उसको ट्राई करके देखेंगे, उनको एपिगामिया का वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो बाकी प्रोडक्ट भी ट्राई करेंगे। तो वो मिल्क शेक में एंटर हुए, जहां से उनको नए कंज्यूमर्स मिले जो ग्रीक योगर्ट कंज्यूम नहीं करते थे, उन्होंने ब्रांड ट्राई किया। देन उन्होंने और वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे प्रोटीन टर्बो करके ड्रिंक निकाला, विच इज प्रोटीन बेस्ड ड्रिंक एंड ऑल, एंड दिस इज द वे उन्होंने एक नया मार्केट क्रिएट किया वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स में। और आज मिल्क शेक्स में तो हेड ऑन वो अमूल के साथ, हाँ, क्योंकि अमूल भी बनाता है, ये भी बनाते हैं, दोनों हेड ऑन, दे आर कंपीटिंग नाउ। बट हाँ, उन्होंने इसमें पता है एक इंपॉर्टेंट लेसन क्या है, जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, पहले उस कैटेगरी में एंटर मत करो जहाँ पे जाइंट्स बैठे हुए हैं। अगर वो कर्ड में एंटर करते, मदर डेयरी, नेस्ले, अमूल, बहुत सारे ब्रांड्स बैठे हुए हैं, साउथ में नंदनी, बहुत सारे ब्रांड्स बैठे हुए हैं, तो उन्होंने दही पे फोकस ही नहीं किया, उन्होंने ग्रीक योगर्ट पे फोकस किया जिसमें कोई नहीं था, एटलीस्ट उस टाइम पे कोई मेगा ब्रांड नहीं था, एंड बिकॉज दे वर द फर्स्ट एंट्रेंट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, ग्रीक योगर्ट कैटेगरी के पायोनियर बने, स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पे फोकस किया। एंड अभी कितना करते होंगे वो? अभी एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, बट आई थिंक 250 CR के ऊपर होगा। Very interesting. God bless his soul though. That's very sad what happened with him. पर very intelligent, and I think ये बहुत बड़ा लेसन है जो बहुत सारे हम लोग जब यंग एंटरप्रेन्योर्स हम कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि मार्केट किसका बड़ा है, उसमें एंटर करते हैं, एंड हम लोग छोटी सी नीश या छोटा सा प्रोडक्ट पकड़ के उसको बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करते। तो जो सबको दिख रहा है ना, उसमें तो कंपटीशन होगा ही, क्योंकि सबको दिख रही है अपॉर्चुनिटी। आपको वो अपॉर्चुनिटी देखनी है जो बाकी लोगों को नहीं दिख रही है, तभी आप अपना स्पेस बना पाओगे। एग्जैक्टली, बट हम लोग गलती ये करते हैं कि अरे ये छोटा सा मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर अभी एंटरप्रेन्योर देख रहा होगा, मैं भी ऐसे ही था फॉर लॉन्ग टाइम, कि यार ग्रीक योगर्ट तो कोई भी नहीं खाता है, तो क्या ही बना पाऊंगा मैं, 10-15 लाख रुपए बेच पाऊंगा, उसमें से मेरे पास घर में तो 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए ही आएंगे, मैं क्या करूँगा इतना करके, मुझे तो बड़ा बिजनेस बनाना है, मुझे हज़ारों करोड़ों का बिजनेस बनाना है। तो दूध में एंटर करते हैं क्योंकि दूध सब पीते हैं, राइट, एंड दैट्स वेयर वी फेल। एंड एपिगामिया एज अ क्लासिक स्टोरी कि आप नहीं, आप छोटा सा पकड़ो, छोटे से धीरे धीरे बड़ा करो, एंड देन जब एक इनफ पैसे आ जाए तो आप एक बड़ी कैटेगरी में एंटर करो जहाँ पे आप जाइंट से थोड़ा compete करने के लायक तो बन जाओ। अभी भी वो अमूल से compete नहीं कर सकते कहीं भी, बट स्टिल एटलीस्ट थोड़ा लायक बन जाओ ताकि आपके कस्टमर्स आपको प्यार देने लग जाए। इसमें पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो अमूल से कॉम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कैटेगरी में वो नंबर 1 है, मार्केट लीडर है। तो आज अगर आप किसी से पूछो द नंबर 1 ग्रीक योगर्ट ब्रांड ऑफ इंडिया, दे हैव क्रिएटेड अ स्पेस फॉर देमसेल्व्स, एंड दैट पोजिशनिंग कैन हेल्प देम टू एंटर इनटू अदर्स। ओके, सो ब्रांडिंग, अमूल, एपिगामिया, टेल मी सम अदर आइकॉनिक ब्रांड जो आपको बहुत पसंद है। पार्ले मुझे बहुत पसंद है। पार्ले कैसे बना है? पार्ले तो क्या, एक तो कंपीटिंग कैटेगरी, राइट, दूसरे जाइंट्स साथ में, और साथ में सभी बिस्किट बना रहे हैं। कैसे बनाया? क्या इन लोगों के इंसाइट है जो बहुत कम लोगों के पास है? आई थिंक वन ऑफ द जो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है ना, एक तो इन्होंने अफोर्डेबल ब्रांड्स बनाए हैं। अगर मैं पार्ले जी बिस्किट की बात करूं, पार्ले जी से पहले भी बिस्किट मिलता था इंडिया में, बट वो फॉरेन कंट्रीज से आता था, एक्सपेंसिव था। इनको मालूम है कि इंडियन कंज्यूमर को अफोर्डेबल चीज़ चाहिए, तो इन्होंने अफोर्डेबल चीज़ निकाली। बाद में नए वेरिएंट्स लेके आए वो, लेकिन पहली बात है चीज़ें, अगर आप इनकी कैंडीज देखो, मेलोडी, पॉपिंस, किस्मी टॉफी बार, अफोर्डेबल थी, राइट। एक अफोर्डेबिलिटी पे इन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ले का प्रोडक्ट आपको रूरल इंडिया में भी मिलेगा, Tier 3 में भी मिलेगा, अर्बन एरियाज में भी मिलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, उनको मालूम है कि इनसाइट में कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, बना के देना है। एंड द एडवर्टाइजमेंट्स में, क्योंकि जैसे फ्रूटी, अगर फ्रूटी इंडिया में पायोनियर है इन टर्म्स ऑफ पैकेज फूड ड्रिंक्स का,
उसके पहले या तो आप घर में फ्रूट जूस बनाते थे या फिर आप रोड साइड पे जूस लेते थे जिसमें हाइजीन का इशू हो सकता था. उन्होंने टेट्रा पैक में फ्रूटी दिया. देन द काइंड ऑफ जिंगल्स एंड द एडवर्टाइजमेंट्स दे कम अप विथ मैंगो फ्रूटी फ्रेश एंड जूसी, याद हो जाता है, राइट? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, राइट? सो ये बचपन में हमने सुनी थी लेकिन आज भी याद है. मेरे को नहीं मालूम मैंने कितने साल पहले सुनी थी, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चली गई. तो एक वो पार्ले जी का एक ऐड आता था, स्वाद बढ़े शक्ति बढ़े पार्ले जी. तो ये जो वर्ड्स यूज़ किए, जो ये फ्रेजेस यूज़ किए इतने पावरफुल थे. एंड आई थिंक नॉट ओनली पार्ले, जो हमारी पुराने एज के ब्रांड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जिंगल्स यूज़ किए हैं जो हमारे माइंडसेट में चले गए. एंड दैट मेड, बिकॉज होता क्या ना, आपके जब आप उस कैटेगरी के बारे में सोच रहे हो, आपके दिमाग में ब्रांड कौन सा आ रहा है वो बहुत मैटर करता है. क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कैसे करता है, आप पहले कैटेगरी सोचते हो फिर ब्रांड सोचते हो. मेरे घर में कपड़े साफ नहीं है, मैं बोलूँगा मुझे साफ करने हैं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कैटेगरी कौन सी चाहिए, मुझे वॉशिंग पाउडर, राइट? अब मैं सोचूंगा कि वॉशिंग पाउडर में मैं कौन सा ब्रांड लूँ, या वॉशिंग मशीन अब मैं कौन सा ब्रांड लूँ. तो पहले मेरे माइंड में कैटेगरी आई, फिर मेरे दिमाग में ब्रांड आया. अब पार्ले के जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो फूड की कैटेगरी हो, बिस्किट्स की या कैंडीज की कैटेगरी हो, ड्रिंक की कैटेगरी हो, उन्होंने हर एक कैटेगरी में टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल वाला ब्रांड बनाया. मेरे को पानी पीना है, मेरे को बिस्लरी याद आता है. मेरे को बिस्किट खाना है, पार्ले जी याद आता है. मेरे को कैंडी खानी है, मेलोडी याद आ जाएगी. हाँ, तो मुझे कोका कोला के एक्वायर होने से करने से पहले तो थम्स अप टॉप ऑफ द माइंड. मैंगो ड्रिंक चाहिए, फ्रूटी है, राइट? तो इन्होंने इस तरीके से ना टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल वाले ब्रांड बनाए, दैट ऑल्सो एन अफोर्डेबल प्राइस पे बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन रखा. एनी एप्पल जूस इज हैप्पी, कोई भी ले लो आप. हाँ. मेरे लिए हैप्पी ही है वो. दूसरी इनफैक्ट रिसेंटली अभी हम दुबई में थे और मी एंड माय ब्रदर हम लोग पिज्ज़ा खा रहे थे कहीं पे, और उसके साथ उसने बोला यार ये वाली ड्रिंक बहुत अच्छी है, ये वाली पीते हैं, राइट? ओके, तो उसने ऑर्डर की मॉकटेल, ऑर्डर करा और वो एप्पल बेस में था. हाँ. मैंने जैसे टेस्ट किया, मैं अरे एप्पी बेच रहे हैं. लाइक जब फर्स्ट सो टॉप ऑफ द माइंड उन्होंने इतना घुस गए वो अंदर की हर किसी में. एंड इवन टुडे पानी की जगह आप बिस्लरी मांगते हो, सो एवरीवेयर दे हैव डन दिस जॉब. हाँ, एंड मास मार्केट को फोकस किया. जो मास इंडिया है, जो सस्ता पहुंचा दो, सस्ता पहुंचा दो. वेरी इंटरेस्टिंग. सो पार्ले जी इज वन. एंड क्योंकि आप बता रहे थे कि एक ही फैमिली से इतनी सारी चीज़ें आ गई, चौहान फैमिली से, जब भी हम ऐसी बात करते हैं ना इतनी सारी चीज़ें, मेरे दिमाग में एक इंसान का नाम आता है, दर्शन भाई पटेल. हाँ, वो एक ही इंसान ने पता नहीं क्या क्या निकाल दिया. आई डोंट नो हाउ, ही इज अ जीनियस. ही इज अ इट बी एन ऑनर अगर मैं एक दिन उनके साथ में बैठ के ना उनसे बात कर पाऊँ, क्योंकि दिमाग में चलता गया और वो कैसे निकालते हैं. लाइक आइकॉनिक से आइकॉनिक चीज़ें बनाई उन्होंने, राइट? फॉग उनका है, मूव उनका है, लिव ऑन उनका है, क्रैक उनका है, इचगार्ड उनका है. मतलब इट्स जस्ट कैसे कर सकते हो. और ये सब तो ठीक है, फार्मा में डीकोल्ड भी उनका है. हाँ, मतलब राइट, कैसे करते हैं वो. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इनसाइट बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स? एक एक करके अगर आपको कुछ इनसाइट्स पता हो, इफ यू नो समथिंग अबाउट दर्शन भाई पटेल. हाँ, मैंने इनफैक्ट कुछ ब्रांड्स को स्टडी करके बुक में लिखा भी है, एंड आई हैव स्टडीड सम ऑफ द ब्रांड्स. एक केस स्टडी बताना चाहता हूँ, एंड आई थिंक इट विल बी लोगों के लिए यूजफुल रहेगा. सबको लगता है ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, सेकंड मूवर अपना मार्केट बना नहीं पाता या उसको दिक्कत होती है. आई थिंक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बोथ मूव एंड फॉग सेकंड मूवर एडवांटेज के बहुत अच्छे एग्जाम्पल. 10th मूवर है, 12th मूवर है. उन्होंने स्टडी किया कि बाकी सब लोग मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट वो ऐसा क्या नहीं दे रहे हैं जो मैं देखे कंज्यूमर की लाइफ में एक स्पेस बना सकता हूँ. ब्रांड को कंज्यूमर की लाइफ में स्पेस बनाना बहुत जरूरी है. अगर मैं मूव की बात करूँ, राइट, मूव के पहले आयोडेक्स था, लोगों का पेन रिलीफ हो रहा था आयोडेक्स से, बट आयोडेक्स की पोजीशनिंग क्या थी? जर्नलिस्ट, राइट, MBBS डॉक्टर, कहीं पे भी दर्द हो आयोडेक्स लगा लो. अगर मैं आयोडेक्स का प्रोडक्ट देखूं, ब्लैक ग्रीसी कलर का था, ग्लास की बॉटल में आता था, एंड मुझे जहाँ तक याद है थोड़ी थोड़ी उसमें जो स्मेल आती थी, राइट. जब मूव आया तो टोटली डिफरेंट
आज का आयोडेक्स काफ़ी डिफरेंट है, मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जब मूव आया मार्केट में तो इन्होंने देखा कि किस तरीके से ये खुद को डिफरेंट कर सकते हैं। ये ग्लास की बॉटल में था, मूव आया था प्लास्टिक की ट्यूब में। ये ब्लैक से कलर का था, ये वाइटिश कलर का था, राइट। इसमें से खुशबू आती थी, राइट। और उन्होंने खुद को पोजीशन किया बैक पेन का स्पेशलिस्ट। बैक पेन बिगेस्ट मार्केट है। अगर मैं पेन के बारे में बोलूं तो जो लोग लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी हो सकता है, जो 8-8, 9-9 घंटे ऑफिस में बैठे हैं उनको भी हो सकता है, हाउसवाइफ जो पूरा दिन काम कर रही है उसको भी हो सकता है बैक पेन। हाँ, जो कुछ नहीं कर रहे उनको भी हो सकता है, जो बहुत वर्कआउट कर रहे उनको भी हो सकता है। तो एवोल्यूशनरी है बैक पेन। हाँ, इंटरेस्टिंग बात है, मूव जब पहले बनाया गया था तो वो नी पेन पे फोकस था, बट उनको थोड़ा दिन बाद में रियलाइज हुआ टीम को कि नी पेन इज अ स्मॉलर मार्केट, बैक पेन इज अ बिगर मार्केट। बैक पेन इज अ बिगर मार्केट। तो जब एडवर्टाइजमेंट्स आई तो उसको बैक पेन का स्पेशलिस्ट बताया गया। लोगों ने लिया कि जर्नलिस्ट के पास क्यों जाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, फॉर्म एंड शेप बहुत डिफरेंट है। एंड मूव ने अपना मार्केट क्रिएट किया। बाद में लोगों ने दूसरी जगह पे भी लगाया जहाँ पे पेन हुआ, उनको असर हुआ, एंड मूव ने मार्केट कैप्चर किया। एंड डेफिनेटली जब कोई चैलेंजर ब्रांड कुछ करता है तो ओरिजिनल ब्रांड भी अपना फॉर्म एंड शेप चेंज करता है टू स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट। अगर मैं फॉक की बात करूं तो फॉक से पहले जो आई थिंक HUL का X वॉज द मार्केट लीडर, बट इन्होंने स्टडी किया कि यंगस्टर्स बहुत लगाते हैं डीओ, राइट। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि बॉटल बड़ा दिखता है लेकिन जल्दी खत्म हो जाता है, राइट। क्योंकि द काइंड ऑफ पंप दैट दे वर यूजिंग, आई थिंक एरोजोल पंप यूज हो रहा था। तो भले आपको बॉटल बड़ी दिखती है लेकिन क्वांटिटी अंदर कम होती है, राइट। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करके दूसरी तरीके की बॉटल में किया जिसमें लिक्विड होगा। बाकी लोग स्मेल पे बात कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस पे बात कर रहे हैं, इन्होंने कितना चलता है, जो फॉक का बहुत पॉपुलर होता है उस पर फोकस किया कि मैं क्वांटिटी इतनी दूंगा कि पीपल कैन कंज्यूम। एंड एक बहुत अच्छा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दैट बिकेम द पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो। उन्होंने 2 कांच के खाली ग्लास लिए, उसमें दूसरा ब्रांड और फॉग लेके उन्होंने स्प्रे किया। तो दूसरा ब्रांड का था, उससे ग्लास कम भरा, आधा भरा, और फॉग से पूरा भरा। ये वाली इंसाइट को एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया। तो जब लोगों ने बोला कि ज़्यादा चलता है एंड मतलब एंड इट बिकेम अ मार्केट लीडर। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। एक क्रैक क्रीम के बारे में मैंने पढ़ा था कि हर किसी ने देखा होगा कि लेडीज को वो एड़ियाँ फट जाती हैं, राइट। इन्होंने भी देखा, आई थिंक बॉम्बे लोकल स्टेशन पे देखा था। ये सोचना कि ये प्रॉब्लम है, इसका मैं सॉल्यूशन निकालूं। 100 लोग देख रहे हैं उसी प्रॉब्लम को, लेकिन किसी एक आदमी ने सोचा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, इट कुड बिकम अ ह्यूज मार्केट। और उन्होंने क्रैक क्रीम निकाला। इचगार्ड, दुनिया को मालूम है कि प्राइवेट पार्ट्स पे इचिंग होती है, उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ों को देखना जो आपको बहुत नॉर्मल लगती है, ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन उसके पीछे वाई पूछना, विच इज़ एन इनसाइट, एंड इससे क्या मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, कैन क्रिएट ग्रेट ब्रांड्स, जो उन्होंने करके दिखाया है। So I think क्रैक का इंसाइट वाज अबाउट कि जब आप दूसरी कंट्रीज में जाते हो तो मैक्सिमम लोग शूज़ पहन के रोड पे होते हैं। इंडिया में अगर जाते हो तो चप्पल पहन के लोग घूम रहे होते हैं। अगर आप चप्पल पहनोगे, फुल टाइम आपके फीट ऊपर रहेंगे, तो पीछे की साइड से उसमें आपको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, सो चप्पल वेयरिंग कंट्री के लिए आपको वैसा सोल्यूशन चाहिए, बिकॉज सिर्फ पीछे की साइड पे वो थोड़ा सा होगा, और पूरा आप मॉइस्चराइज़र लगा के अगर फुल टाइम घर से बाहर निकलते हो उसको सेव करने के लिए, तो आप ग्रीसी हो जाती है, राइट। एंड इसकी वजह से देन आप पूरा टाइम मॉइस्चराइज़र लगा नहीं सकते इन ह्यूमिड कंट्री। एंड दैट इज़ द इनसाइट कि अगर चप्पल वेयरिंग कंट्री है तो हील्स ख़राब होंगी, हील्स ख़राब होगी तो नेक्स्ट स्पेशलिस्ट चाहिए सिर्फ हील्स सुधारने के लिए, बाकी पूरे पैर पे प्रॉब्लम मॉइस्चराइज़र नहीं चाहिए ह्यूमिड कंट्री में, राइट। एंड दैट्स हाउ क्रैक केम इन द पिक्चर। सो पारस से करा था उन्होंने सब। ये दोनों कंपनियां, पारस वाज अ फैमिली बिजनेस। हाँ, पहले पारस फार्मा के थ्रू करा, विनी तो अब करा ना। हाँ, विनी बाद में। तो हाँ, दोनों कंपनीज में ही हैज बीन पार्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ आइकॉनिक ब्रांड्स। एंड यू टॉकिंग अबाउट मॉडर्न ब्रांड्स, और आप कंपेयर कर रहे हो 2 ब्रांड्स को, तो 3-4 ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज बिग बास्केट, आपने बात की, लेट्स से ज़ेप्टो और ब्लिंकिट। हाँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना, सबसे पहले ये है कि जिस स्पेस में ये ब्रांड्स हैं,
ये बहुत मैटर करता है कि इनका वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है. डेफिनेटली ब्लिंकिट का जितना मैं गया हूँ मैंने देखा है ब्लिंकिट पे वैरायटी ज़्यादा मिलती है बिकॉज जोमेटो का बैकएंड भी वहाँ पे हेल्प करता है. बिकॉज हाइपर प्योर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैकएंड है जहाँ से सप्लाई रेस्टोरेंट्स को भी होती है, ब्लिंकिट को भी होती है, तो वो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लिंकिट को फ़ायदा देता है. Zepto has created everything from scratch. तो फोकस मोर जितना मैंने देखा है इज मोर ऑन ग्रोसरी. यहाँ पे बियॉन्ड ग्रोसरी भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं ब्लिंकिट पे. सो एक वो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो. इन टर्म्स ऑफ द कंज्यूमर बेस, बिकॉज जो जोमेटो का कंज्यूमर बेस है वो ब्लिंकिट को भी हेल्प करता है. बिकॉज जोमेटो ने इतने सालों की जो उनकी कस्टमर रिकॉर्ड की हिस्ट्री है, Zepto हैज़ टू क्रिएट things from scratch, but Zepto did few things wonderfully. उन्होंने जो 10-minute डिलीवरी का जो अपना पोजिशनिंग बनाया, समथिंग लाइक जब डोमिनोस आया था मार्केट में 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर, एंड Zepto ने भी जो 10 मिनट्स का एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया. आई थिंक दीज आर सम ऑफ द न्यू थिंग्स दैट दे डिड एंड कंज्यूमर के माइंड में एक अलग स्पेस बनाया उन्होंने. Zepto का मतलब क्या होता है? लाइट की स्पीड से रिलेटेड कुछ है. लाइक तो सबसे जैसे सेकंड से नैनो सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड होता है, ऐसे होता है ना. राइट. जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना, राइट उसको Zepto सेकंड बोलते हैं. और वहाँ से Zepto नाम है. अच्छा, ओके. दैट्स हाउ द नेम केम फ्रॉम दैट. सो सबसे छोटा जो स्पीड का, जैसे आई डोंट नो कौन कौन सी लेवल्स होती हैं. राइट. सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, ऐसे अलग अलग जो होते हैं, उसमें जो सबसे छोटा होता है दैट्स Zepto. इंटरेस्टिंग. So that's how it came. I mean, the founder told me, so interesting. I don't know. अभी मुझे check, actually now that we're talking, we should check it. नहीं, ये आप सही बोल रहे हो. बिकॉज इनफैक्ट जब मैं अपनी बुक के लिए ब्रांड्स की स्टडी कर रहा था, आई स्पोक विथ लुलू राघवन, एपेक प्रेसिडेंट ऑफ लैंडोर. शी हैज़ वर्क क्लोजली विथ Zepto, स्पेशली ड्यूरिंग द नेमिंग फेज. सो यही स्टोरी उन्होंने मुझे बताई थी. सिमिलर. पहले उनका नाम था किराना कार्ट. अच्छा, पहले किराना कार्ट था. ये पॉइंट मुझे नहीं मालूम. किराना कार्ट से स्टार्ट हुआ था बिजनेस. आदित्यन केवी जो उन्होंने स्टार्ट किया था. एंड नाउ लेटर देन व्हेन दे रीब्रांडेड इट, मेड इट Zepto. Right. And then 10 मिनट पे फोकस था, स्पीड. एंड उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर लिया बुमराह. सो कि बुमराह जिस स्पीड से बॉल डालता है उसी स्पीड से तुम्हारे घर में डिलीवरी आ जाएगी. वेरी स्मार्ट, आई थिंक. आई रियली लाइक दैट. आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट ऑफ क्रिएटिंग द क्विक कॉमर्स कैटेगरी इन इंडिया. Zepto ने रिवॉल्यूशन तो क्रिएट किया है. प्योरली Zepto. क्विक कॉमर्स पायोनियर है. आई थिंक ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट केम लेटर. हाँ. That's something you can't take away from them. And those two boys, young 20-year-olds, इन्होंने बना दिया revolution. Wild. And wild. And the consumer behavior is changing after that. Yeah. अगर आप देखो, पहले मैं प्लांट ग्रोसरी करता था. मैं सोचता था कि ठीक है, कभी कभी मुझे याद नहीं मैंने चार्जर कब अब खरीदा कहीं और से. राइट. लाइक नाउ चार्जर इज कमिंग फ्रॉम Zepto. एवरीथिंग Zepto से. लोग हम ये बेचते हैं Zepto पे. अच्छा. तो लोग केटल खरीद रहे हैं Zepto से, मग्स खरीद रहे हैं Zepto से. हाँ. इमेजिन, ये तो कितनी बड़ी कैटेगरी है. बुलेट मिक्सर्स लोग उसका Zepto से खरीद रहे हैं. राइट. कॉफी फ्रॉथर, वी स्टार्टेड मिल्क फ्रॉथर. हाँ. Zepto पे सोल्ड आउट. Zepto पे डाला, उसमें जल्दी बिक गया देन एनी अदर प्लेटफॉर्म. राइट. सो आई थिंक क्विक कॉमर्स इज बिकमिंग अ रेवोल्यूशन. कि कॉफ़ी देख के लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि यार मेरी कॉफ़ी में तो झाग नहीं है, चलो Zepto से मिल्क फ्रॉथर ऑर्डर कर देते हैं क्योरा का. वो हमारी कंपनी का ऑर्डर कर रहे हैं एंड देन पीपल आर एक्चुअली फ्रॉथिंग द मिल्क. एंड क्विक कॉमर्स के आने से पता है क्या हुआ है, बहुत सारे नए ब्रांड्स को स्पेस भी मिला है. क्योंकि अगर वो पुराना चैनल ट्राई करते, जो पुराने ज़माने में होता था कि रिटेल शेल्फ स्पेस चाहिए, मुझे ऑफलाइन चाहिए, लॉन्ग जर्नी थी. इन्होंने क्विक कॉमर्स ने नए ब्रांड्स को एक स्पेस दिया है. लोग ट्राई कर सकते हैं. प्रोडक्ट अच्छा चला तो देन एक्सपैंड हो सकता है प्रोडक्शन. आई थिंक दैट इट हैज़ बिकम अ टेस्टिंग ग्राउंड ऑल्सो. I really like, and what's fascinating about Zepto is the founders. Definitely. If you'll ever meet them, you'll know what I'm talking about. And जो भी उनसे मिले हैं, you will know. Like, आप हर 6 महीने में उनसे मिलो और हर 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि they have evolved into much better. It's just amazing to see how इतने young founders इतनी जल्दी evolve करके इतने maturity और clarity के साथ सोच सकते हैं and वो अपने आप को change करते आते हैं. Just inspiring. मतलब कैसे कोई, but like they're just kids and they're competing against the behemoths. हाँ.
मतलब जाइंट्स, एक टाटा एक जाइंट है उनके सामने, हाँ, स्टॉक मार्केट डार्लिंग जोमेटो उनका जाइंट है, राइट स्विगी उनका जाइंट है, राइट। ये लोगों से लड़ रहे हैं वो। ट्रूली इनक्रेडिबल, आई रियली लव देम। हाँ, और एक नई कैटेगरी बनाना, टाइम पे लोगों को पहुंचाना, फिगर आउट करना कि कौन सा स्टॉक रखना चाहिए सो दैट लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले। कॉम्प्लेक्स बिजनेस, वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस। दे आर टेक्निकली वो एक नया टाइप का अमेज़न बना रहे हैं, राइट, डेफिनेटली। तो वो अमेज़न से compete कर रहे हैं हाँ इन सम फॉर्म और द वे। हाँ, मतलब नॉट डायरेक्ट कंपटीशन बट सम फॉर्म और द वे। और कैसे आप खड़े भी हो सकते हो, सोच भी सकते हो उस कैटेगरी में, इज डिफिकल्ट थिंग टू थिंक। हाँ, एंड मुझे लगता है कि इंडिया में ही क्विक कॉमर्स का मार्केट इवॉल्व हुआ है, कहीं भी और नहीं हुआ। हाँ, तो जब फ्लिपकार्ट चालू हुआ था, अमेजोन वाज अ रोल मॉडल। आई थिंक इंडिया में काफ़ी बिजनेसेस चालू हैं जिनके लिए अमेरिकन बिजनेसेस रोल मॉडल थे। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं इंडिया में यूनिक हुई हैं, जैसे यूपीआई आया, क्विक कॉमर्स आया, वेयर क्विक कॉमर्स अराउंड द वर्ल्ड था, गोरिल्ला करके ब्रांड थी बाहर। अच्छा, क्या वो उन्होंने किया, सब लोगों ने ट्राई किया, अभी तक चल यहाँ पे रहा है। द कस्टमर अच्छा, रिटेंशन और जो स्टिकीनेस है, हाँ, आई थिंक वी हैव द हाईएस्ट। बट अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो क्विक कॉमर्स मतलब बाहर 10 मिनट नहीं बोला जाता, बट 30 मिनट्स के अंदर ही बोला, जैसे डिलीवरू कर रहा है, ओके गोरिल्ला कर रहा है, दीज आर द Okay. ब्रांड्स वी आर डूइंग अराउंड द वर्ल्ड। ओके, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट। Okay. Then I was thinking about Zomato versus Swiggy. क्या डिफरेंस है इनमें? Have you read इन दोनों के बारे में कुछ? हाँ, पढ़ा है। इनफैक्ट द इंटरेस्टिंग केस स्टडी लगती है मुझे कि जोमेटो जिस तरीके से चालू हुआ रेस्टोरेंट डिस्कवरी के बिजनेस में, एंड जिस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोड रनर खरीद लिया, रोड रनर खरीदा, बहुत सारे। जोमेटो ने इनऑर्गेनिक काफ़ी ग्रोथ की। इनफैक्ट जब रेस्टोरेंट डिस्कवरी बिजनेस में भी उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन किया था, काफ़ी कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर किया था टू गेन द मार्केट शेयर। और इंडिया में भी जब वो नई नई एरियाज में गए तो उन्होंने काफ़ी बिजनेसेस को एक्वायर किया है। आई थिंक फेमस एग्जाम्पल्स हैं, ये ब्लिंकिट को एक्वायर किया, इवन हाइपर प्योर भी एक्वायर्ड कंपनी है, मेरे को पुराना नाम नहीं याद है, वो कंपनी ली, और काफ़ी कंपनीज को लेके उन्होंने डिलीवरी बिजनेस बनाया, बहुत कुछ इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन बहुत हुआ है। तो जोमेटो को पास जो कस्टमर का डेटाबेस था पहले से, रेस्टोरेंट का डेटाबेस था पहले से, जो वो एडवर्टाइजिंग डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर रहे थे, आई थिंक दैट वाज जो उनका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था बिफोर स्विगी एंटर्ड इनटू द मार्केट। लेकिन स्विगी ने वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल बनाया डिलीवरी में, बिकॉज जब स्विगी डिलीवरी में आया था बहुत सारे प्लेयर्स थे, टाइनी आउल, फूड पांडा, स्विगी चला, स्विगी ने अपनी डिलीवरी फ्लीट क्रिएट की। डिलीवरी बिजनेस में अगर देखें तो स्विगी एक पायोनियर बना, एंड उसके बाद अगर जोमेटो टाइमली एंटर नहीं करता, स्विगी वुड हैव क्रिएटेड मतलब टेकन अवे द मार्केट शेयर। तो जोमेटो को एक मौका मिला अपने कस्टमर डेटाबेस, अपने रेस्टोरेंट डेटाबेस को अलग तरीके से यूटिलाइजेशन करने का, एंड दे एंटर्ड टू दिस स्पेस। डेफिनेटली कॉस्ट इंटेंसिव है बिकॉज आपको डिलीवरीज करनी पड़ती हैं, हैवी बिजनेस होता है, बट जोमेटो ने उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ग्रो किया। अगर आज भी मैं देखता हूँ, बिकॉज जोमेटो को एक हेड स्टार्ट था, उनका जो डेटाबेस है इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट, डेफिनेटली मेरे को स्विगी से ज़्यादा बड़ा लगता है। इनफैक्ट मीडिया नंबर्स भी कहते हैं, व्हेन आई हैव आल्सो ट्राइड आउट मल्टीपल रेस्टोरेंट्स, मुझे जोमेटो पे बिगर डेटाबेस दिखता है, बट स्विगी काफ़ी चीज़ों में पायोनियर है। व्हेन आई हैव यूज्ड डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ द फूड डिलीवरीज, स्विगी बिकेम अ सक्सेसफुल मॉडल। स्विगी का जो ऐप इंटरफेस है, जिसमें आपका फूड कितनी देर में आ रहा है, वेयर द राइडर इज एंड ऑल दोज फंक्शनैलिटीज़, मुझे तो लगता है कि मैंने पहले स्विगी में ही देखी थी। एंड जोमेटो के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लगता है मुझे, जो उतना बड़ा स्विगी के पास नहीं है, जो उन्होंने बैकएंड क्रिएट किया है हाइपर प्योर से। क्योंकि हाइपर प्योर के आने से वो अलग रेवेन्यू चैनल क्रिएट कर पाए हैं, अलग रिलेशनशिप क्रिएट कर पाए हैं रेस्टोरेंट्स के साथ, बिकॉज रेस्टोरेंट को खाना डिलीवर करने के लिए दोनों ब्रांड्स हेल्प कर रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट को सप्लाई देने के लिए जोमेटो हाइपर प्योर से वो रिलेशनशिप बना रहा है। अब हाइपर प्योर बिकॉज वॉल्यूम में परचेज कर सकता है, रेस्टोरेंट्स को भी डिलीवर करेगा, हाइपर प्योर ब्लिंकिट को भी डिलीवर कर सकता है, बिकॉज जो मसाला रेस्टोरेंट में लग रहा है, जो खाने का प्रोडक्ट इधर लग रहा है, वो घर में भी लगेगा, तो ब्लिंकिट भी वो सामान बेच सकता है। तो हाइपर प्योर का जो B2B बिजनेस है, मॉडल है जोमेटो के पास, वो एक बहुत बड़ा पावर हाउस है जो बाकी बिजनेसेस को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी कुछ स्ट्रेंथ है जोमेटो के पास। एंड दूसरा, जोमेटो ने जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट में एंटर किया लाइव, हाँ, तो जोमेटो काफ़ी नए नए बिजनेसेस में एंटर कर रहा है, एंड लीडिंग
ब्रांड्स बना रहा है और बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने अपने कस्टमर डेटाबेस को लेवरेज किया है डिफरेंट बिजनेसेस में एंटर करने के लिए। अनदर फेमस राइवलरी ओला वर्सेस उबर। हाँ, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? तो ओला वर्सेस उबर का डिफरेंस बताने के लिए ना मैं फंक्शनल बेनिफिट और इमोशनल बेनिफिट में ब्रेक करूँगा। फंक्शनल बेनिफिट होता है क्या मेजरेबल बेनिफिट या रैशनल बेनिफिट आपको लग रहा है कि वेट ज़्यादा है, प्राइस कम है, एंड इमोशनल बेनिफिट होता है मुझे फील क्या आ रहा है। तो अगर मैं ओला के बारे में बात करूं, डेफिनेटली ओला ने जो ऑफरिंग दी फंक्शनल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऊबर से डिफरेंट थी। ओला में आउट स्टेशन है, मैं जाने आने की कैब बुक कर सकता हूँ, ऊबर में नहीं है, एटलीस्ट अभी तक मैंने तो नहीं एक्सप्लोर करी है। ओला पायोनियर था इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग ऑटो ऑन ऐप। फिर उन्होंने जो काफ़ी वैराइटीज़ क्रिएट करी इन टर्म्स ऑफ छोटा कैब, बड़ा कैब, प्रीमियम। फिर ओला ने कैश लेना पहले चालू किया एज कम्पेयर टू ऊबर, बिकॉज ऊबर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स लेता था। और ओला के ये सारे मेरे फंक्शनल बेनिफिट हैं जिसके बेसिस पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इमोशनल बेनिफिट, मेड इन इंडिया ब्रांड। तो इफ़ आई फील कि हाँ पेट्रियाटिक हूँ, मेड इन इंडिया ब्रांड यूज़ करना है, तो एक इमोशनल बेनिफिट मुझे लगता है। अगर मैं ऊबर की बात करूँ, सो डेफिनेटली ऊबर ने मुझे फंक्शनल बेनिफिट दिए सिमिलर काइंड ऑफ जो मुझे चाहिए थे, लेकिन जो इमोशनल बेनिफिट था वो बहुत हाई था कि प्रीमियम ब्रांड, ग्लोबली अवेलेबल, पायोनियर ऑफ दिस ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर, जो उसके साथ रेप्यूटेशन आती थी, वो मुझे जिस तरीके से उन्होंने प्रीमियम पोजीशनिंग अपनी क्रिएट की थी, जिस तरीके से सिलेक्टिव ऑडियंस को वो कैटर कर रहे थे, डिजिटल पेमेंट्स वगैरह जिनके पास एप्लीकेबल था, जिस तरीके की कार्स वो के कारण फॉरेन कंट्रीज़ में जो उन्होंने इमेजरी क्रिएट की थी, आई थिंक उससे मुझे जो इमोशनल बेनिफिट मिलता था वहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन था। एक और मैंने एग्जांपल अभी रिसेंटली देखा, जब हम ओला उबर की बात करते हैं, आजकल रैपिडो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। रैपिडो में एक मुझे फंक्शनल बेनिफिट और इमोशनल बेनिफिट एक्स्ट्रा दिखता है जो मुझे इन ब्रांड्स में नहीं दिखा। वो OTP जो पिन होती है जो हम ड्राइवर को देते हैं वो कंसिस्टेंट रहती है। मैं कितनी भी राइड लिया हूँ, मेरे को बार बार अपना फ़ोन देखना नहीं पड़ता कि मेरी OTP क्या है। आपका OTP एक ही है? OTP एक ही है। ओह, तो ये मेरे को रैपिडो में एक फंक्शनल बेनिफिट क्या दिखा, इंटरेस्टिंग। बार बार मोबाइल ऐप नहीं खोलनी पड़ती कि OTP क्या है, अर्श पमनानी का ये OTP है, बार बार चलेगा। आप भी सेट करते हो OTP कि वो आपको नहीं, पहली बार जो आया था वो अभी तक चल रहा है, मैंने कम से कम 150 राइड्स ली होंगी, अभी तक चल रहा है। और कन्वीनियंस क्या लगता है, पीस ऑफ माइंड विच आई एम टॉक, सो दिस इज अ फंक्शनल बेनिफिट कि OTP चेंज नहीं हो रहा। इमोशनल बेनिफिट क्या है, पीस ऑफ माइंड है। मैं कैब में बैठा, मैं कुछ और कर रहा हूँ, वो बोलेगा OTP क्या है, मैं अपना काम करते करते बोल दूंगा ये है। तो एक वो पीस ऑफ माइंड है कि मेरे को बार बार देखना नहीं है, मेरे को पॉकेट से मोबाइल नहीं निकालना है। सो ये भी मैंने देखा कि एक तरीका था खुद को डिफरेंशिएट करने का। वेरी इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो, मैंने नहीं यूज करी रैपिडो, मैंने एक्सपीरियंस किया, काफी अच्छा लगा ये मुझे इनसाइट, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं जब भी बुक करता हूँ मेरी मॉम के लिए या किसी के लिए भी, एंड देन फिर नीचे से फोन आता है कि OTP, मैं मीटिंग में हूँ, अब OTP, यू नो दैट गोस ऑन। सो इट्स गुड कि अगर वो पहले से ही होता, प्री डिफाइंड होता, देन एवरीबडी वुड, राइट, द लाइफ वुड बी मच ईजियर। बट ऊबर की अगर स्टार्टिंग में बात करो ना, व्हिच आई फील, जब भी कभी भी ब्रांड आती है मार्केट में, तो कोई भी न्यू प्रोडक्ट लाती है, 2 टाइप के ट्रिगर्स चाहिए होते हैं आपको इन ऑर्डर टू मेक द ब्रांड सुपर सक्सेसफुल है। या तो आपको एक टेक्नोलॉजिकल ट्रिगर चाहिए होता है, या आपको साइकोलॉजिकल ट्रिगर चाहिए होता है। टेक्नोलॉजिकल ट्रिगर कि आप दूसरे प्रोडक्ट से जो मार्केट में अवेलेबल है उससे आप 10 गुना बेटर हो, 2 गुना बेटर हो, 5 गुना बेटर हो। वो डिफिकल्ट पार्ट है, बिकॉज यू हैव टू इनोवेट अ न्यू पार्ट। और एक होता है साइकोलॉजिकल ट्रिगर कि आप बस साइकोलॉजिकली आप कुछ एक कंफर्ट दे दो जिसकी वजह से आप सुपीरियर बन जाओ, बेटर बन जाओ। राइट। सो साइकोलॉजिकल जो इनोवेशन है और जो साइकोलॉजिकल ट्रिगर है वो ईजियर होता है इन कंपैरिजन टू टेक्नोलॉजिकल, राइट। हाँ। सो फॉर एग्जाम्पल टैक्सीज एज अ मार्केट अगर आप पकड़ लो, बहुत सारे, अगर मुझे टैक्सी में टेक्नोलॉजिकल एडवांस चाहिए तो लेट्स से मुझे सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी पड़ेगी, रोबोटिक्स वाला बनानी पड़ेगी, जो अब दूसरी कंपनीज कर रही है, राइट। दैट्स अ फार मोर डिफिकल्ट एडवांसमेंट टू डू। बट ऊबर ने क्या किया, विच आई रियली लाइक्ड, एक कि आपको रोड पे नहीं उतरना पड़ रहा और रोकना नहीं पड़ रहा है, तो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट कि मैं घर में बैठ के ऊपर से कर दूँ, राइट। सेकेंड, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था टैक्सीज का,
पहले फोन पे भी टैक्सीज अवेलेबल थी दुनिया में, तो राइट, तो आप ऑर्डर करके टैक्सी बुला सकते हो, तो ऑर्डरिंग टैक्सी इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट, एंड इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम, राइट, मतलब जहाँ पे उबर बना, मैं यूएस Right. और उन सब की बातें कर रहा हूँ, हाँ. राइट। तो टैक्सी आ जाती थी, लेकिन क्या होता था कि जब भी आप टैक्सी फोन करते हो तो कितनी देर में आएगी आपके हाँ. पास, इसकी क्लैरिटी नहीं थी, और वो आपको परेशान करता था कि यार मैंने फ़ोन कर दिया, हम वेटिंग, Right. कहाँ है टैक्सी मेरी, ट्रैफिक में अटक गई, बारिश में अटक गई, क्या हो गया, मैं खड़ा ही हूँ, मैं ऑफिस के बाहर हूँ, मुझे नहीं पता कितनी देर में आएगी, क्या होगा। ऊबर ने वो टाइम आपको दे दिया, राइट, ऊबर ने आपको बता दिया कि 10 मिनट दूर है, 4 मिनट दूर है, उसने आपको एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट दे दिया। राइट, तो जो वेटिंग टाइम में जिसमें आप चिड़चिड़ होते हो, राइट, ना आपको पहले से पता चल गया है कितना है, तो आपकी चिड़चिड़ कम हो जाती है, राइट, कि दिस इज द टाइम विल टेक, चलो ठीक है मैं ऑफिस में ऊपर काम करना ही थोड़ी देर बाद, राइट, टैक्सी बुक करने से पहले ही बताया था कितनी ऑलमोस्ट देर लगेगी, एंड Right. समटाइम्स देयर इज मिसमैच, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एक्यूरेट। राइट, तो आपको पता है कि चल उतनी देर में काम कंप्लीट करूंगा, हाँ, मैं ऊपर दोस्तों के साथ ऑफिस में खड़े होकर बातें कर लूंगा जब तक वो आ रही है, राइट, मुझे खड़े होकर वेट नहीं देखना नहीं है कि हाँ. वो निकल तो नहीं गई, रुकी भी है, नहीं Right. रुकी है, Right. पार्किंग की जगह उसके लिए नहीं, लाइक हाँ, ऑल ऑफ दैट Uber gave you. हाँ, तो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट दे दिया, एंड दैट्स व्हाई साइकोलॉजिकल ट्रिगर वेंट हाई, हाँ. एंड दैट्स व्हाई Uber वाज अ इंस्टेंट हिट, कि लोगों ने फोन करना बंद कर दिया, Right. डायरेक्टली वहां से करना स्टार्ट Right. किया। 2 चीज़ें और थी जिसमें चिड़चिड़ कम हुई, मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो ना कि मुझे प्राइस के लिए नेगोशिएट नहीं करना पड़ेगा किसी से, मुझे प्राइस मालूम पड़ गई, इतनी प्राइस है। बट ये इंडिया का ट्रिगर था, यूएस में जब स्टार्ट हुआ था तब प्राइस के लिए उनको वैसे भी नहीं करना पड़ता, अच्छा, था वैसे ना, भी नहीं बिकॉज़ करना टैक्सी का मीटर होता था, हाँ, राइट, सो मीटर टैक्सी, हाँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट इन द बिगिनिंग, राइट, एकदम बिगिनिंग में जब इन्होंने ये ऐप बनाई, राइट, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, राइट, ये साइकोलॉजिकल एडवांसमेंट था, सॉल्विंग and द that's how प्रॉब्लम, they solved a psychological problem, वेरी and that क्योंकि टैक्सी एग्रीगेटर्स थे, राइट, टैक्सी फोन करने से आ जाती थी, राइट, ऑन डिमांड टैक्सी होती थी, राइट, टैक्सीज अवेलेबल बहुत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिएटेड था, ये Right. सब यूएस यूके में था पहले से। राइट, 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 सो द प्रॉब्लम दैट दे सॉल्व्ड वाज टाइमिंग, हाँ, क्वालिटी, हम्म, कंफर्ट, सेफ्टी, सब साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। राइट, नहीं, आई एग्री विथ यू, सो आई लव Beautiful. देयर इनसाइट, और ये मैंने मतलब मैं एक मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस में गया था, जिस बंदे ने ऊबर में काम किया था, अच्छा, उसी ने बताया था कि हाउ दे, ही वाज फ्रॉम द मार्केटिंग टीम, सो ऑब्वियसली ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस एंड ही वाज गिविंग अ कीनोट। हाँ, तो आई लव्ड दिस इनसाइट, आई एम लाइक हाउ अमेजिंग। आई एम श्योर जो उनका सीटीओ होगा वो टेक्नोलॉजी की बातें करेगा, Right. जो ऑफसेट होगा वो बोलेगा हमने Right. ऑपरेशन सॉल्व करे, सीईओ होगा वो कुछ और बताएगा, राइट, बट मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई लव्ड इट। राइट, नहीं, और आपने बहुत सही बात बोली, जो आपने पॉइंट बोला ना कि सीटीओ अलग बात बताएगा, सीईओ अलग बात बताएगा, ऑप्स वाला अलग बात बताएगा। एक बिजनेस को, एक ब्रांड को बनाने में डिफरेंट फंक्शंस का इंपॉर्टेंस होता है। सो हर कोई अपने तरीके से उस प्रॉब्लम को देखता है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल डायमेंशंस हैं। सो दैट्स व्हाई एवरी रोल इज इम्पॉर्टेंट। ओके, हियर्स माय लास्ट क्वेश्चन, ओके, अबाउट कोई अगर ये यंग एंटरप्रेन्योर, ये कोई भी इंसान जिसको ब्रांड बनानी है, वो ये देख रहा है पॉडकास्ट, तो उसको 5 या 7 पॉइंट्स क्या ध्यान रखने चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग एक ब्रांड बनाने के लिए? व्हाट आर दोस पॉइंट्स? सो किसी को स्क्रैच से ब्रांड बनाना है तो सबसे पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ मार्केट में, उसका कंज्यूमर कौन है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग, बिकॉज मेरे को प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बनाना है, राइट? तो पहले मैं वो देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि ऑलरेडी कोई सॉल्व कर रहा है वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेरा कोई कंपटीशन है, सो मैं व्हील को री इन्वेंट नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। फिर मैं देखूंगा कितने प्लेयर्स हैं जिस कैटेगरी में मैं एंटर कर रहा हूं, ऑलरेडी कितने प्लेयर्स हैं। अगर मैं टॉप 3 में नहीं हूं, मैं 4th, 5th, 6th पे एंटर कर रहा हूं, देन मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज मैं कंज्यूमर की लाइफ में कभी एंटर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कंज्यूमर मोस्टली टॉप 3 ब्रांड्स के बारे में सोचता है हर एक कैटेगरी में। तो अगर ऐसा नहीं है, देन मेरे को एक नई कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी कि ठीक है, इस मतलब मैं एक नई कैटेगरी क्रिएट करता हूं, मेरे को उसके बारे में कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा कि करंट नहीं कर रहे हैं, बट ये नई कैटेगरी क्रिएट हो रही है, उसका मैं पायोनियर हूं, सो दैट आप कस्टमर के माइंड में स्टैंड आउट करो। देन आपको फोकस करना पड़ेगा पैकेजिंग, कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि पैकेजिंग फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है कंज्यूमर का आपके प्रोडक्ट के साथ, जहाँ पे आपका नाम होता है, स्टोरी होती है, एक्सपायरी डेट होती है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, की वैल्यू प्रपोजिशन होता है, लो फैट हाई प्रोटीन है, जो भी है वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कस्टमर को दिखानी पड़ेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लोगों को अवेयरनेस आ गई पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फोकस करना पड़ेगा। और
प्रॉपर कम्युनिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज एक स्टोरी चाहिए जिस स्टोरी में मैं बताऊंगा कंज्यूमर को कि मैंने आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी इंसाइट ऑब्जर्व करी जो शायद आप नहीं सोच रहे थे, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूं तब आपको ऑब्वियस लग रही है। वो स्टोरी मुझे कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, तब कस्टमर को रियलाइज होगा कि हाँ ये ब्रांड मेरे को समझा है, मेरे बारे में सोचा है। एंड एक चीज आपको और प्रिपेयर करनी पड़ेगी, आपका वाई स्टेटमेंट। अगर मैं किसी भी बिजनेस में एंटर करता हूं, बेसिकली हर कोई एंटर करता है, अगर मैं भी वही बात करूंगा देन मैं कंज्यूमर से कनेक्ट नहीं हो रहा हूं। लेकिन अगर मैं वाई बोलूंगा कि मैं कुछ एक ऐसे पर्पस के लिए कनेक्ट हो रहा हूं विच इज बियॉन्ड मेकिंग मनी, विच इज क्रिएटिंग सॉल्विंग अ बिग प्रॉब्लम, कंज्यूमर एक इमोशनली मेरे से कनेक्ट होगा, पैसा आएगा ऐसा बाय प्रोडक्ट। मुझे वो वाई का स्टोरी, मैंने ये ब्रांड क्यों क्रिएट किया, मैं कस्टमर की लाइफ में क्यों प्रॉब्लम कर रहा हूँ, और इस जर्नी का हीरो मैं नहीं हूँ, इस जर्नी का हीरो कस्टमर है, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैं एक एनेबलर हूँ। इस तरीके से नैरेटिव बनाना पड़ेगा एंड देन उसको राइट चैनल से जाके कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो परफेक्ट। इन चीज़ों से एक गिव मी वन स्ट्रैटेजी, ब्रांड नेम यूज़ कर, ब्रांड नेम अगर किसी को बनाना हो, हाँ, और वो उसको कंफ्यूज है कि मैं अपनी ब्रांड का नाम रखूँ क्या यार, कोई एक स्ट्रैटेजी है जिससे उसको हेल्प हो सकती है? एक्चुअली राज 12 स्ट्रेटेजी है। मैंने बेस्ट वन बताओ। आपने एक आर्टिकल लिखा था इसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, फोर्ब्स मैंने एक आर्टिकल लिखा था, द 12 स्ट्रेटेजीज टू कम अप विद द ब्रांड नेम। वन ऑफ द इजीएस्ट स्ट्रेटेजी है फिगर आउट द कॉमन यूसेज वर्ड्स एंड कंबाइन देम टू कम अप विद द ब्रांड नेम। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। मेक माई ट्रिप, 3 कॉमनली यूज वर्ड है, मेक माई ट्रिप, तीनों को कंबाइन करके मेक माई ट्रिप बन गया, मीनिंग भी निकल रहा है। बुक माई शो, 3 कॉमन वर्ड्स है, उनको कंबाइन करके मैंने बना दिया। पॉलिसी बाजार, पॉलिसी और बाजार को मिला के मैंने पॉलिसी बाजार बना दिया। सो ये कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं, जब मैं इनको मिला देता हूँ तो एक मीनिंग बन जाता है। सो ये एक है, मुझे वर्ड्स को सामने रख के कंबाइन करके कि मेरे ब्रांड से या मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको मिक्स कर दो। राइट। और एक और स्ट्रैटेजी बता दो, चलो मैं ग्रीडी होता हूँ ऐसा। फिर मुझे ये देखना चाहिए कि ना मैं ऐसी कौन सी कैटेगरी में ऑपरेट कर रहा हूँ जिसका नाम बोलते ही लोगों को मेरी स्टोरी क्लियर हो जाए। Shaadi.com बताने की जरूरत नहीं है वो ब्रांड क्या करता है। Naukri.com नाम से चले गए हैं ले गए लोग, मिल जाते हैं, क्योंकि एक टाइम पे Naukri.com आया, Shaadi.com आया, फिर Housing.com भी आया था, जो नाम ही बता देता है कि क्या बिजनेस है। और भी कई नाम आए हैं जो बता देते हैं। हाँ, डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना, तो उस केस में आप डिफरेंट वर्ड्स को लाके बना के ये करते हो। बट ये तीसरी स्ट्रैटेजी है, आप अपनी एक तो आप लास्ट नेम यूज कर सकते हो, टाटा, बिरला, महिंद्रा, राइट। ब्रांड अगर यूनिक सरनेम हो तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, कि ज़्यादा लोगों ने शमानी बेस्ट मैंने नहीं सुना किसी और का है। आपने वो मूवी देखी है द फाउंडर, मैकडॉनल्ड्स वाली? हाँ हाँ। उसमें लास्ट में डिस्कशन होता है वॉशरूम में, वो डिस्कस करता है कि हमने आपको जो मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स थे उनका एक भाई डिस्कस करता है रे क्रॉक से कि ना तुमको हमने सब कुछ दिखा दिया था, उसके बाद भी तुमने हमारे बिजनेस को एक्वायर किया, तुम तो दूसरा बिजनेस क्रिएट कर सकते थे। वो बोलता है मुझे ये नाम पसंद था मैकडॉनल्ड्स। उसने बोला जब आप क्रॉक बोलते हो तो वो बिकॉज उसका नाम रे क्रॉक था, उस डिस्कशन में बोलता है जब आप क्रॉक बोलते हो वो फील नहीं आता, जब आप मैकडॉनल्ड बोलते हो तो वो फील आता है। मैंने उसके लिए बिजनेस को एक्वायर किया। तो ब्रांड नेम का बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा ब्रांड नेम बनता है कॉइंड वर्ड्स से भी। Zomato इज अ प्ले ऑन टोमेटो, तो टी को चेंज करके जी कर दिया, जोमैटो बन गया। सो कभी कभी आपको ऐसे कॉइंड वर्ड्स भी आप लेके आते हो जो सुनने, लीशियस इज अ प्ले ऑन डिलीशियस, राइट। आप वो वर्ड है, लोगों को समझ में आएगा, कभी उससे रिलेट करेंगे कि हाँ ये इसके मीनिंग के आसपास होगा, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनके माइंड में आता है और वो लार्जर देन कैटेगरी होता है। आज Shaadi.com और Naukri.com के साथ क्या है कि वो कैटेगरी स्पेसिफिक हो गए, लेकिन Zomato कैन एंटर इनटू मल्टीपल कैटेगरीज, स्विगी कैन एंटर इनटू मल्टीपल कैटेगरीज, क्योंकि वो एक कैटेगरी पे स्पेसिफिक नहीं है, तो वो भी एक एडवांटेज है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बतानी थी अगर आप अलाउ करो तो। मैंने इतने सारे इंटरेस्टिंग ब्रांड नेम्स कैसे बने, बिकॉज आई कवर सो मेनी ब्रांड, सबसे सुना है। मुझे जो सबसे फेवरेट स्टोरी लगी वो है बुक माई शो की। बुक माई शो एक आइकॉनिक ब्रांड नेम है।
अगर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी या ब्रांडिंग एजेंसी इस ब्रांड को बनाती तो टेंटेटिवली कितना खर्चा होता? लाखों में होता, राइट? बहुत। इन्होंने इतने स्मार्ट तरीके से ये ब्रांड नेम बनाया था, इंटरनल कॉन्टेस्ट रखा था, एम्प्लॉइज लेके आएंगे 3 ब्रांड नेम जो कि बिजनेस के मीनिंग को एक्सप्लेन कर सकता है। .com अवेलेबल है एंड डोमेन नेम अवेलेबल है एंड हम उसको ट्रेडमार्क कर सकते हैं। एक इंजीनियरिंग इंटर्न ये नाम लेके आया एंड प्राइस था आई थिंक आईपॉड शफल कॉन्टेस्ट का। तो ये स्टोरी मुझे क्यों अच्छी लगती है कि कोई भी आइडिया कहीं से भी आ सकता है। इतना आइकॉनिक नेम किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से नहीं आया, किसी ब्रांडिंग एजेंसी से नहीं आया, इंटरनल कॉन्टेस्ट से आया, मार्केटिंग टीम से नहीं आया, इंजीनियरिंग इंटर्न से आया। प्राइस क्या थी? एक आईपॉड। तो लगता है कि देयर क्रिएटिव वेज थ्रू विच आप नाम ला सकते हो, नाम का इंपॉर्टेंस बहुत है। उनका पेरेंट कंपनी का नाम है बिग ट्री एंटरटेनमेंट। हाँ, राइट। क्योंकि वो जो दोस्तों ने स्टार्ट करी साथ में मिलके, वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे थे, राइट। एंड दैट्स हाउ आशीष हेमरजानी रग्बी का टिकट का वो एड सुना था, राइट? दैट्स हाउ दे केम अप विद कि यार एक पेड़ के नीचे चलो बिग ट्री बनाएंगे, एंड दैट्स हाउ दे केम द आज भी कंपनी का नाम उनकी बिग ट्री एंटरटेनमेंट ही है। आशीष ओनली टोल्ड दिस स्टोरी। हाँ, मैंने देखा है वो आपका पॉडकास्ट। सो ही सेड दैट अमेजिंग स्टोरी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा ब्रांड नेम से लेके, मुझे जो लगता है बेस्ट ब्रांड नेम होता है जिसका जो तुम करना चाह रहे हो ना, जो भी तुम करने जा रहे हो, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, जिस पर्पस से करने जा रहे हो, जिस चीज़ की वजह से करने जा रहे हो ना, वो बस वही नाम आ जाना चाहिए, राइट? लाइक बहुत इजीली एक्सप्लेनेबल यही इमोशन है मेरा जिसकी वजह से नाम रख रहा हूँ मैं, एंड दैट आई थिंक बिकम्स द बेस्ट नेम। मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली, मैंने मेरी लाइफ में सारे ऐसे ही करे कि जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसका क्या इमोशन है, मैं क्या चाहता हूँ लोग उससे क्या फील करें और मैं क्या फील करता हूँ, राइट? क्योंकि अगर मैं जो फील करता हूँ उस प्रोडक्ट को लेके वही मेरा कस्टमर फील करेगा, एंड देन अगर वो नेम कॉमन हो गया तो इट्स बेस्ट। और अगर सो दैट्स व्हाई इफ यू सी फिगरिंग आउट इट्स अ फीलिंग, राइट? कि फिगरिंग आउट एक हैबिट है, तो उस हैबिट को मैंने नाम बना दिया। तो मेरा कस्टमर जो है, मेरे व्यूअर्स जो है, मेरे ऑडियंस जो है, जो लर्नर्स हैं, वो भी सेम है कि यार उन्हें भी रोज कुछ फिगर आउट करना है तो दिल वॉच द पॉडकास्ट। कभी कभार क्या होता है, जो भी आप फीलिंग के साथ जा रहे हो वो आपको उस लैंग्वेज में नहीं मिलता, तो आप लैंग्वेज चेंज कर दो, दूसरी लैंग्वेज में डाल दो, बहुत ईजी हो। जैसे ये हमारी ब्रांड है, इसका था कि हमें ऐसे किचन अप्लाइंसेस बनाने, ऐसे किचन प्रोडक्ट्स बनाने जो हर जगह हम केयरिंग करें, लाइक बिकॉज वी वांट टू केयर फॉर यू। हर चीज़ हम करते हैं विच इज़ केयर। हर प्रोडक्ट में हम ऐसे ऐसे फीचर्स डालते हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे और वो केयर स्क्रीम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे पड़ा है 50 प्रोडक्ट्स हैं, उन सब का नहीं बताऊंगा। लेट्स से दिस केटल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप केटल यूज़ करते हो उसके बाद आप यूज़ तो करते हो फिर वापस रख देते हो, तो कभी कभार ना बटन जैसे नीचे चालू कर दिया, राइट? अब चालू करा, आपने पानी डाल दिया गर्म, वापस रख दिया, वो चालू का चालू बटन ही छोड़ दिया और वो खाली उसमें ही गर्म होता रहता है। तो इसमें क्या है कि जब आप उठाओगे अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा, राइट? वो बटन कभी भी अगर आप कुछ भी कर लो वो ऊपर ही आ जाएगा, हमेशा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। दिस इज स्मॉल इनोवेशन अबाउट केयरिंग। ये हैंडल इतना दूर क्यों है? ताकि आपको कभी भी अगर ये गर्म हो, वैसे तो ये गर्म बाहर वाला नहीं होता, बट कुछ भी हो तो आपको कभी गर्म नहीं लगे, राइट? तो वेरी लिटिल देन इस केटल में क्या होता है, बहुत लोग चाय पानी मल्टीपल चीज़ें रखते हैं, कुछ ना कुछ उबालते हैं, तो यहीं पे हमने अंदर छन्नी लगा दी, स्ट्रेनर, विच इज़ एन इनबिल्ट स्ट्रेनर, राइट? सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें वी केयर, विच इज़ समटाइम्स वो सारी चीज़ मिला के बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है, समटाइम्स वो बहुत बेसिक चीज़ होती है जो आप केयर करना चाहते हो, राइट? तो इसलिए हमारा इस प्रोडक्ट का फीलिंग था, इस ब्रांड का फीलिंग था केयर, राइट? तो क्योरा लैटिन में मीनिंग होता है केयरिंग, सो क्योरा इज़ लैटिन वर्ड फॉर केयर। अब मुझे केयर क्योंकि मिला नहीं इंडिया में, किसी ना किसी ने ब्रांड ले रखी होगी कहीं ना कहीं पे, सो वी फाउंड अनदर ब्रांड नेम। सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज जो मैं यूज़ करता हूँ स्पेशली, कि ब्रांड नेम अगर रखना है तो जो तुम्हारी फीलिंग है उसको तुम किसी ना किसी तरह से एक्सप्रेस कर दो। अपनी लैंग्वेज में नहीं मिल रहा तो इंग्लिश में ढूंढ लो, इंग्लिश में नहीं मिल रहा तो मराठी गुजराती किसी में ढूंढ लो, उसमें नहीं मिल रहा तो बाहर की कोई लैंग्वेज में ढूंढ लो, समथिंग बेस्ड ऑन द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट, वो बना दो। जैसे नाइकी, ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री,
सो अरे हाँ, इजी वे. एक और ब्रांड नेम बनाने की स्ट्रेटजी मुझे याद आई कि ना, रिलेटेड टू समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर इन योर माइंड. लाइक अब अमेजोन बोलते हो, सो अमेजोन कुड बी अ रिवर, कुड बी अ फॉरेस्ट. सो ऑलरेडी आपके दिमाग में वो इमेजरी है एंड आप उसके बेसिस पे एक ब्रांड बनाते हो, जैसे नाइकी, ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री. सो इस तरीके से भी बना सकते हो. परफेक्ट. थैंक यू सो मच. दिस इज इनक्रेडिबल टू हैव यू. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द मार्केटिंग इनसाइट्स. मज़ा आया. बहुत सारी हमने बातें करी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे, ब्रांड्स पे, मार्केटिंग मॉडल्स पे, ब्रांड नेम कैसे लेके आते हैं उस पर. काफ़ी अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर. Thank you, Raj, for giving me this opportunity. I've watched so many of your podcasts, and today coming here is definitely a dream come true. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. आप हो कहाँ से वैसे? ग्वालियर से पेरेंट्स बिलोंग करते हैं. Grew up in MP, all the small towns, Guna, Hoshangabad. I'm not sure if you know about all of them. Yes sir. अच्छा हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, सेटअप किया होगा. ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, गुना. आप बोलो. 12th में इंजीनियरिंग के बारे में मालूम पड़ा, लेकिन 12th में 55% मार्क्स आए थे. सो लोग कहते थे कि मामा की दुकान पे काम करेगा. मम्मी को अच्छा नहीं लगता था. And then the journey started. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.